कहूँगा राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी करना चाहिए। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरारी गुप्ता। दोस्तों, पॉडकास्ट शो की इस सीरीज में आज हम जिन शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं वो एक संगीतकार पिता पुत्र की जोड़ी है, पंडित विश्व मोहन भट्ट और पंडित सलील भट्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं परिचय दूं पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब का। सर, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, पद्म भूषण से आपको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। अनेक देशों में आप परफॉर्म दे चुके हैं, विश्व वीणा और मोहन वीणा के आप चाणक हैं। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं पंडित सलील भट्ट, आप कैनेडियन ग्रैमी अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हुए हैं और कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आपको सम्मान मिले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले 75 वर्ष के आप अगले महीने होने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जब 75 वर्ष के आप इस सफ़र को देखते हैं सर, संगीत के सफ़र को, इसमें बहुत सारा आपने दुनिया भर में प्रस्तुतियां दी हैं, किस तरह इस सफ़र को आप देखते हैं? आपकी भूमिका को किस तरह आप इसमें देखते हैं? जी, बहुत अच्छा। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि पहली चीज़ तो भारत में जन्म हुआ मेरा, और दूसरी चीज़ कि मेरा जयपुर के बहुत अच्छे संगीतज्ञ परिवार, भट्ट परिवार, उस परंपरा से मैं हूँ। तो ये सब मिलाकर जो मेरी सांगीतिक यात्रा रही 75 वर्ष की, मतलब 75 वर्ष तो मेरी उम्र है, उसमें आप समझिए 60 साल आप इसको गिन सकते हैं कि मेरी संगीत की जो यात्रा रही, तो वो बहुत अच्छा है, उसमें अनुभव रहा मुझे। और शास्त्रीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो आत्मा की संतुष्टि का कार्य करता है। मेडिटेशन जिसको हम बोलते हैं, ध्यान जिसको नाद योग भी बोलते हैं, तो उसकी जो साधना करता है, मैं समझता हूँ उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ता बहुत जल्दी प्रशस्त होता है। सर, पहली प्रस्तुति आपकी जब आपने शुरुआत की संगीत की, याद है आपको जब कौन सा समय था जब आपने पहली प्रस्तुति दी, या आपको कब लगा कि मुझे संगीत में जाना है, पिता की विरासत को आगे बढ़ाना है? इतने बड़े गुरु और इतने बड़े पिता के घर में मेरा जन्म हुआ, मैं मानता हूँ कि ये इससे बड़ा मेरा अहोभाग्य और कोई नहीं है। और इतने बड़े मगर बहुत ही सख्त एक गुरु के अंडर में मुझे ये सब शिक्षा मिली, ये मेरा परम सौभाग्य है। और गुरु अपनी शिक्षा जो दे और फिर उसको जो शिष्य है या पुत्र है वो उसको परिभाषित करना ही होता है। आप ये नहीं कर सकते आप गुरु जैसा ही कर दें और ट्रू कॉपी उनकी हो जाए, फोटो कॉपी नहीं बन सकते। तो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा देते वक्त ये भी कहा था कि मैं तुमको संगीत के स्वर उनकी शिक्षा में दे रहा हूँ, अब उनको कैसे बजाना है, क्या करना है, ये तुम्हारे अंदर जो टैलेंट होगा, जो तुम्हारे अंदर जो एक ऊर्जा होगी, उसको तुम कैसे बाहर उसको लेके आओगे, ये कोई नहीं सिखा सकता। तो ये मुझे मेरी बहुत बड़ी मेरा अहोभाग्य है, मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे गुरु और ऐसे मुझे पिता मिले जिन्होंने संगीत में मुझे विरासत में दिया। एक बार उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के, बहुत छोटा था मैं, उन्होंने ऐसा मेरा वीणा पे हाथ जमाया और उनको पता था कि ये अधिक तीव्र गति और बहुत ही अति तीव्र गति की ताने बजाने में सक्षम होगा ये, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसा जमाया वीणा पे कि वो एक बार का जमा हुआ हाथ वो सारे जीवन मुझे काम देगा। पंडित जी, आपके पास मैं फिर से आता हूँ। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपनी जो परिवार की विरासत है, 500-700 साल पुरानी विरासत है, उसको आगे बढ़ाना है? क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे उस समय, तो आपको क्यों लगा कि मुझे इसी को बढ़ाना है और कब ऐसा लगा? एक तो मैं समझता हूँ कि जो हेरिडिटी है उसका फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर संगीत के जीन्स पैदा हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एक, और दूसरा नंबर वातावरण, संगीत का वातावरण घर में चलता है। मतलब मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य शास्त्रीय संगीत की साधना कर रहा होता था जब मैं बड़ा हो रहा था। तो एक तरफ से पिताजी के गाने की आवाज़ आती थी, दूसरी तरफ से मम्मी की गाने की आवाज़ आती थी, तीसरे रूम से शशि मोहन जी
मेरे बड़े भाई साहब सितार बजाते थे, महेंद्र जी वायलिन बजाते थे, रवि मोहन जी भी वायलिन बजाते थे। कहने का मतलब एक पूरा माहौल जो है संगीत का वातावरण बनता था। तो संगीत की ध्वनियाँ बचपन से हमारे जो बच्चे होते हैं उनके कान में पड़ती है और फिर उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो कहते हैं ना कि हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। कौन सी उम्र रही होगी आपकी जब आपने हाथ में पहला वाद्य पकड़ा, और पहला पहला वाद्य कौन सा था वो? जी, पहला वाद्य तो मैं सितार को ही मानता हूँ, क्योंकि सितार हमारे परिवार का एक वो रहा है इंस्ट्रूमेंट, प्रमुख वाद्य। तो मैं मेरे ख्याल से 10 साल का था जब सितार मैंने उठाया था, और 2-3 साल मैंने सितार ही बजाया था, और वायलिन भी फिर 1 साल बजाया मैंने, जस्ट कि उस अनुभव के लिए। और फिर उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी का जो आया वो ये है, मोहन वीणा का जो अब आविष्कार, और जो उसके बारे में जो आगे अपन चर्चा करेंगे। जी, आपको पहली प्रस्तुति जो बचपन में आपको याद है कि पिताजी के साथ या माताजी के साथ, ऐसी कोई प्रस्तुति आपको याद है कि मुझे पिताजी लेके गए साथ में, दिखाने के लिए लेके गए, या बिल्कुल मंच पे बैठाया आपको, ऐसी कोई स्मृति आपको? बिल्कुल। क्या होता है कि ये संगीत का जो वातावरण होता है देखने सुनने से ही आता है। ये श्रवण जो इसकी होती है, संगीत जो है उसकी है। तो बड़े बड़े जो कलाकार उस समय हुआ करते थे, उनका गाना सुनाने के लिए पिताजी लेके जाया करते थे कि ये अभी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, चलो वहाँ पे चलो, पूरी रात सुनेंगे। और मतलब मैं तो छोटा ही था, लेकिन वो दिखाने के लिए कि कैसे कलाकार कैसे मंच पे आता है, कैसे प्रोग्राम देता है, तो उसका अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे भी बिठाया कई बार, बड़े भाई साहब शशि मोहन जी ने तानपुरे पे बिठा लिया कि तुम तानपुरा बजाओ मेरे साथ में। तो इस तरह से वो एक माहौल बनता गया, और मैं देखता गया और ऑब्जर्वेशन करता गया कि कैसे क्या होता है। सलील साहब, आपके पास आना चाहता हूँ मैं। आप कॉलेज के दिनों में, जो कि विरासत आपके पास संगीत की थी, इसके बावजूद IMA में आपका सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे आपके मित्र जो आज भी सेना में हैं, क्या सिलेक्शन के बाद क्यों ऐसा लगा कि आपको मुझे छोड़ना चाहिए इसको और वापस संगीत में आना चाहिए? क्या वो क्षण थे, और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की या घर वालों की आपकी? देखिए, ये उस समय तो मेरे लिए तो एक ऐसा मतलब अवसर था कि मैं तो खुशी के मारे उछल रहा था कि IMA में मतलब क्वालिफाई हो गया पहले अटेम्प्ट में। 33300 मेरा रोल नंबर था, तो बहुत ही लकी साबित हुआ वो। उसका टोटल 9 आता है, 33300। अब जो है कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो सेलेक्ट हो जाना मतलब अपने बहुत बड़ी इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, मैं सब जगह सेलेक्ट हो गया मैं। और हमारे 5-6 हम दोस्त थे, जिसमें मैं सब आगे रह के मैंने सब लोगों को कहा था कि हम लोग सब करेंगे। और बड़े बड़े जैसे उस समय होते हैं कि बचपन में आप बड़े बड़े सब वो बनाते हैं, मैं क्वालिफाई कर गया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि मेरे गुरुजी, मेरे पिता जो हैं, उनकी आंखों में मुझे वो खुशी नहीं, मुझे वो दुख दिखा कि मैं जाऊंगा तो फिर गई विरासत, फिर विरासत के बारे में भूल जाते हैं। तो इनके जो उस समय आंखों में, और जो इनके जो तनाव था, वो टेंशन था, और जो वो बात थी, वो शायद क्योंकि मैं एक अच्छा पुत्र, शायद मैं उसी से साबित हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने जिसने मुझे पैदा किया, जिसने जन्म दिया, मेरे जन्मदाता, मेरे अन्नदाता को अगर मैं दुखी करके जाता हूँ, कहीं भी जाऊँगा, तो मैं वो मुझे रास नहीं आएगा। तो मैंने कहा अभी ये वाला जीवन जो है वो इनकी सेवा में, गुरु के पिता के चरणों में, दूसरा जन्म अगर मिलता है तो वो देश के लिए समर्पित रहेगा। पर ये भी देश के लिए, ये पूरे संगीत को आप पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। कई 8-10 दर्जन देशों में आप परफॉर्मेंस दे चुके हैं। हाँ, मतलब गुरुजी 85 देशों में जा चुके हैं, मैं 42 देशों में अभी तक कर चुका हूँ। गिन के पूरा रिकॉर्ड है बाकायदा। आप अगर मेरी वेबसाइट प्रोफाइल किसी भी आप विजिट करेंगे तो गिन के एक हम कंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ जब भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुझे अपने साथ लेके गए, तो वहाँ मैंने जर्मनी के पार्लियामेंट में वीणा वादन की। इस सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। पहले पंडित जी से, आपने पंडित जी मोहन वीणा का इजाद किया, उसका आविष्कार किया। बहुत सारे वाद्य यंत्र आपके परिवार में बहुत पहले से बजते आ रहे हैं, बजाते। तो मोहन वीणा का आविष्कार करने के पीछे क्या उद्देश्य था,
और क्या मतलब आपका मंतव्य क्या था और क्या दूसरी वीणाओं से किस तरह ये अलग है? देखिए, इसमें शास्त्रीय संगीत में 2 अंग होते हैं। अंग का मतलब होता है शैली, स्टाइल। तो एक होता है गायकी अंग। गायकी मतलब गाना। अब गाना जो होता है उसमें आवाज़ टूटती नहीं है ना? और जो स्ट्रोकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें आवाज़ टूट जाती है, एक के बाद दूसरा वापस से उसको करना पड़ता है। तो जो सस्टेन है वो गायकी में ही आता है। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सा र र र द द द द तो ये मीड़ इसको बोलते हैं बिना तोड़े हुए चलता है। देखिए, एक तो होगा दा डा 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 डा, इसको बोलते हैं स्टैकेटो नोट्स। और जो मीड़ और जो गमक और जो गायकी आएगी, तो ये भी अगर किसी साज में आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर होता है तंत्रकारी अंग। तंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट के जो ये 2 मिजराब के बोल होते हैं, तार इसमें जो पहनते हैं ना, और सरवत में जो जवाब होता है उसके बोल होते हैं तो ये संगीत का एक वो साज़ों का वादन होता है। तो इन दोनों को मैं मिला देना चाहता था कि एक साज़ ऐसा बने जिसमें दोनों का समावेश हो जाए। हालांकि मैं बहुत छोटा था और इसको मैं बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं लेता हूँ। जस्ट एक प्रयास मेरा कि ये नया इंस्ट्रूमेंट ऐसा आ जाए। तो जैसा आपने कहा कि पुराने जो साज़ है वो तो गजब ही हैं, सारे के सारे साज़ की कितनी विशेषता है। तो थोड़ी थोड़ी विशेषता लाने की इसमें कोशिश करी है मैंने अपने हम्बल प्रयास से। सर 94 या 1994 में आपकी जो संगीत की विरासत है उसके लिए आपको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उस समय शायद ऐसा दौर था कि जो टेलीफोन और ये मोबाइल वाली सुविधा बहुत कम हुआ करती थी, तो आपको बहुत अलग अलग माध्यमों से ये सूचना, ग्रैमी अवार्ड की सूचना आपको मिली। तो मैं 2 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो सूचना कैसे मिली, और वो जो सूचना मिली उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया थी, जो आपको मन में जो रोमांच पैदा हुआ, उसके बारे में जाना। वो क्या, कैसे क्षण थे वो? उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं एक लैंडलाइन पे डिपेंडेंट रहते थे हम लोग तो उससे ही मुझे पता चला, एक फ़ोन आया कि वहाँ से बाहर से फ़ोन आया, अमेरिका से कि साहब आपका ये जो एल्बम है ये नॉमिनेट हुआ है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये ऐसे रियली। बोले यस इट इज़ रियल, इट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ग्रैमी इन 1993 के। तो एकदम मैं तो जिसको बोलते हैं कि हतप्रभ हो गया और बहुत खुशी हो गई। एकदम जिसको बोलते हैं कि खुशी से आंसू आ जाते हैं, जैसी उस तरह की मेरी स्थिति हो गई। घर वाले देखते रह गए कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या है, बात क्या है फिर मैंने जब उनको सबको बात बताई तो बहुत खुश हुए। मेरे पुत्र सलील और सभी लोग, मेरी माँ, बहुत वो क्यूरियस थे कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इस तरह से फिर वो उसकी बहुत ही परिवार में पूरी एक्साइटमेंट हो गया। मतलब सर जिसके लिए ये अवार्ड मिला, ग्रैमी अवार्ड, जिस एल्बम के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताइए, क्या था वो, क्या धुन थी वो? मैं अमेरिका टूर करता था, तो एक टूर के बीच में मुझे उन्होंने कहा कि साहब आप 1-2 दिन निकालिए और इधर लॉस एंजल्स आइए। हम एक रिकॉर्डिंग कंपनी है वाटर लिली एकॉस्टिक्स,
उसमें मिस्टर अलेक्जेंडर थे जो एक एथनिक साउंड को पसंद करते थे, ओरिजिनल साउंड को, मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो और बिल्कुल ओरिजिनल साउंड हो, वुड का मतलब लकड़ी का। तो उन्होंने मेरा जब सुना था तो उन्होंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है, मेरे रिकॉर्डिंग कंपनी को ज़रूर आना चाहिए। तो उन्होंने अप्रोच किया कि एक राय कोडर नाम के एक बहुत फेमस वहाँ पे गिटार प्लेयर, तो उनके साथ आपकी जुगलबंदी का हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इस तरह से मुझे जो प्रपोज़ल मिला, मैं गया और फिर वो हमने एक रात में रिकॉर्डिंग किया। उसका नाम अ मीटिंग बाय द रिवर ये रखा था उस एल्बम का। और फिर उसमें 4 रचनाएं मैंने बजाई थी, उसी समय कंपोज की थी। और एक ये चर्च में किया था रात को, क्योंकि स्टूडियो में हम नहीं करना चाहते थे। एक फॉर्मल स्टूडियो में एक अलग माहौल हो जाता है और एक होता है लाइव अपना एक चर्च में जो एम्बियंस भी जो मिलता है, जो आवाज़ का वो मिला और उसकी नेचुरल साउंड लिया। तो इस तरह से ये अ मीटिंग बाय द रिवर एल्बम जो है, फिर अल्टीमेटली इसको 93 में ग्रैमी अवार्ड के लिए। सलील साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। आप पंडित जी से एक कदम और आगे बढ़कर हमने सात्विक वीणा का सृजन किया और सात्विक वीणा के साथ आप पूरी दुनिया भर में आप प्ले करते हैं अपने संगीत को। ये सात्विक वीणा मोहन वीणा से या आम वीणा से किस तरह अलग है? क्या इसमें खास बात है इसकी? देखिए, ये तो इनसे इंस्पायर्ड है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि एक कदम आगे है लेकिन ये बिल्कुल उनसे प्रेरणा पाके, क्योंकि उन्होंने इतनी वीणाएं बनाई हैं। उन्होंने मोहन वीणा बनाई, उन्होंने विश्व वीणा बनाई, उन्होंने हंस वीणा बनाई और अपने एक सहपाठी को उन्होंने गिफ्ट करी। और उसके बाद उनकी मोहन वीणा को भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन और नाम का पेटेंट मिला और उन्होंने इस पूरे विश्व को, इस पूरे हमारे देश को, इसकी संस्कृति को उन्होंने उठा के एक सर्वोच्च उस पर रख दिया, लेवल पे एक ऐसा स्थान उन्होंने दे दिया। और ये सब मेरे लिए बहुत हैवीली इंस्पायरिंग, क्योंकि ये तो मेरे मतलब मैं उसी छत में हूँ, इनके साए में ही मैं पल बढ़ रहा हूँ। हालांकि कठिन भी बहुत है। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी का क्रिएशन है तो वो गुरुजी से ही रिस्पॉन्ड सबसे ज़्यादा करती हैं, और मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसका साउंड वैसा नहीं बन पा रहा था जैसा मैं चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं कि ये नेपथ्य में रखी हुई है बैकग्राउंड में, तो ये इसमें ये एक लकड़ी के एक ब्लॉक से बनी हुई है, इसमें जोड़ नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट में, हर वाद्य में जोड़ होता है, 1 या 2 जोड़ होते हैं, 3 जोड़ होते हैं। अब जोड़ होगा तो दुखेगा भी और जोड़ होगा तो मुड़ेगा भी और वो टूटने का भी खतरा बना रहता है। तो फिर एक दिमाग में ऐसा ही हुआ कि एक क्यों ना बेजोड़ एक वाद्य बनाए जिसमें कोई जोड़ ही नहीं हो। उसकी बॉडी जो है वो लकड़ी के एक टुकड़े से बनी हुई है, बड़े टुकड़े से उसको काट के और बनाया गया उसको। उसकी साउंड डिफरेंट है, जैसे हर वाद्य की, हर व्यक्ति विशेष की नेचर अलग होती है, आवाज़ अलग होती है, विचार अलग होते हैं। उसी तरह हर वाद्य की नेचर, उसकी टोन, उसकी क्वालिटी अलग होती है। और हमको फर्नीचर का पीस नहीं बनाना, वो लकड़ी से स्वर प्रस्फुटित होने चाहिए, वो लकड़ी से स्वर निकलने चाहिए। तो विशेष किस्म की लकड़ियां हैं जो गुरुजी की देख रेख में हमेशा हम लोग बनाते रहे। और हमारे सारे वाद्य हैं वो कलकत्ते से बन के आते हैं। वो हंस वीणा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना। हंस वीणा जो है, जो उन्होंने बनाई थी, वो उन्होंने अपने गुरुजी भारत रत्न पंडित रविशंकर जी को भेंट किया उन्होंने कि भाई देखिए ये भी मैंने बनाई है तीसरी। तो उन्होंने फिर वो एक दूसरे कलाकार को भेंट किया गुरुजी की तरफ से ही उन्होंने, लेकिन वो इनका ही श्रेय बनाने का इन्हीं का ही है। और वो दिल्ली में क्रिएट हुई थी, ये वाली वीणा अलग थी जो दिल्ली में बनी थी। बाकी मोहन वीणा, विश्व वीणा और सात्विक वीणा तीनों कलकत्ते से बन के आई हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट मेकर, जो गुरुजी ने बताया। क्योंकि नहीं तो वो तो एक फर्नीचर हो जाएगा ना। अगर ये उसके संगीत के पैमाने पे उसको, उसकी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, स्वर, टोन क्या आ रहा है, तब जाके वाद्य की श्रेणी में आएगा, नहीं तो फर्नीचर हो जाएगा। उस पर तार लगे हैं, तार को कसना है। और गुरुजी ने इतना एक ब्रेक थ्रू किया टेक्नोलॉजी में, क्योंकि पहले संगीत वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता भी गुरुजी ही हैं हमारे। तो उन्होंने एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया कि जो ट्रेडिशनल माइक, जैसे आप और हम अभी लगा के बातचीत कर रहे हैं, कन्वेंशनल माइक्रोफोन्स कहते हैं इनको, जो दिख रहे हैं आपको मुझे,
इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी वैसे ही माइक्रोफोन हुआ करते थे, बरसों से, सैकड़ों सालों से, जब से ये बना, जब से ध्वनि प्रसारक यंत्र बने, जब से। अब इन्होंने बिल्ट इन, इन्होंने प्रोसेसर, पिकअप्स और ये सब, इसकी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ विदेशों में ही की जाती थी, उसको इन्होंने वीणा में फिट करी, जो अपने आप में एक पहला एक। उसके बाद म्यूजिशियन ने देखा, तो 20 साल बाद फिर म्यूजिशियन को समझ में आया कि इन्होंने क्या किया है। तब जाके फिर उन्होंने सबने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक उससे अटैच करना शुरू किया। तो वो काम ये 20 साल पहले ही कर चुके थे ऑलरेडी, एक्सपेरिमेंट। तो बहुत आगे हैं ये, क्योंकि संगीत के साथ विज्ञान अगर मिल जाए तो उसके तो फिर कोई उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। आपने जर्मनी की संसद में और आइसलैंड में जी परफॉर्मेंस दी, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका उन ऑडियंस के साथ रहा? किस तरह का लोगों की प्रतिक्रिया मिली आपको? आपकी प्रस्तुति किस तरह की प्रस्तुतियाँ थी, और ओवरऑल किस तरह का आपको अनुभव वहाँ मिला? एग्जैक्ट 2005 में, आज के 20 वर्ष पहले, उस समय मैं बहुत यंग था, मैं आई वाज वेरी यंग। तो मुझे उस समय ये फीलिंग ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत सहज भाव में जाके हाँ जाना का। फिर उन्होंने जब बोला कि बोले आप जर्मनी के पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, डॉक्टर प्रीति भट्ट, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी उस समय। तब हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा कि कहाँ एंटर कर रहे हैं? तो फिर बोला ये दिस इज पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, बावेरियन पार्लियामेंट है म्यूनिक में, आप जिसको एंटर करने वाले हैं। अब तो सिक्योरिटी चेक वगैरह सब उससे हमको गुजरना पड़ता है। तो जब उसने ये बोला, उस व्यक्ति ने जो हमको ले जा रहे थे, जो वहाँ के जर्मन के वो थे, उन्होंने बोला कि नाउ यू आर एंटरिंग द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, तब उस समय इस बात का मुझे फीलिंग आई कि अरे ये कुछ, उससे पहले तो हम सहज भाव में करे, इतने यंग एज में इतना ज़्यादा वो होता नहीं, तो सहज भाव में चले गए। मुझे गर्व इस बात का है, गौरव इस बात का है कि मेरी वेबसाइट 1 साल पहले लॉन्च हुई थी, और APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो खुद सरस्वती वीणा वादक को कोई जानता नहीं, वो मैं बताना चाहता हूँ श्रोताओं को, उन्होंने मेरी वेबसाइट देख के मेरा सिलेक्शन किया, बड़े बड़े सीनियर कलाकारों के ऊपर जाके, परे जाके। तो ये मेरे लिए बहुत, उस समय तो मेरे लिए एक ऐसा हो गया कि ये मेरे जीवन का यादगार। आज तक हम बात कर रहे हैं 20 वर्ष बाद भी, और 20 वर्ष बाद भी बात करेंगे। आइसलैंड का भी यही हुआ था, क्योंकि आइसलैंड इतनी सुदूरवर्ती एक देश है, इतना कंट्री इतनी दूर है वो, कि वो नॉर्थ पोल से 3 घंटा दूर है। अब वहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहते। तो हम लोग वहाँ गर्मियों के उसमें गए थे, सीजन मई के महीने में गए थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो उस समय दिन ही दिन था, मतलब रात में करीब 3 और 4 बजे के बीच में, ऐसा जैसे शाम को थोड़ा सा ऐसा हो जाता है वैसा, बाकी वो 24 घंटे वहाँ उजाला ही रहता था। तो ऐसी ऐसी विचित्र जगह संगीत के माध्यम से हमको जाने को मिली, वहाँ कार्यक्रम बजाया। तो ये एक ऐसे जीवन के अविस्मरणीय पल हो गए, जो मैं अपने आखिरी समय तक मुझे ये आती रहेगी इसकी याद। पंडित जी, आपके पास आना चाहता हूँ। 18 वर्ष के जब आप थे, तो पहली बार आपके अखबार में तस्वीर छपी थी, आपने देखी होगी, घर वालों ने भी देखी होगी जी। तो वो जो रोमांच था आपका कि परफॉर्मेंस करते मेरी फोटो अखबार में आना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रोमांच तो महसूस होता ही होगा। बड़ा वो जिंदगी का पहला मेरा ऐसा अनुभव रहा कि ओ हो फोटो मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या दिल में संचार, कितनी खुशी जी, और कितना अच्छा लग रहा था कि तब से कुछ लत पड़ गई कि आपको आना ही चाहिए। मतलब इतना अच्छा लगा था, और वो समाचार भी बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। अच्छा। कि 18-year-old आर्टिस्ट स्टील्स लाइमलाइट। क्या बात है। तो वो बहुत मेरी ज़िंदगी का एक वो टाइटल मुझे अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया का याद है। तो फिर इस तरह से फिर यात्रा चलती गई और चलती गई आगे। जी। परफॉर्मेंस के दौरान जब आपको मेहनतारा मिलता है, तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी होती है हमको। आपको कोई याद है कि जब परफॉर्मेंस के लिए पहली आपकी जो कमाई हुई हो, क्या कमाई थी वो, और उसको कमाई जब मिली आपको, तो कैसे उसको खर्च किया आपने, और कैसा महसूस आप समय हुआ आपको? मेरा पहला प्रोग्राम बॉम्बे में हुआ था जी, और वहाँ पर 1970 की बात है ये। तो उसमें मेरा पहला प्रोग्राम था, और जो ऑर्गेनाइजेशन था संगीत महफिल, जी, कमल सिंह जी थे, उन्होंने मुझे जयपुर से वहाँ लेके गए, प्रोग्राम कराया, 500 रुपये मुझे उन्होंने भेंट क्या बात किए। है। कौन से साल की बात होगी सर ये? 70 फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई थी कि एक राजस्थानी जो ये सेठ होते हैं ना, जी,
वो वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से है? राजस्थान से ही हैं। बोले हाँ जयपुर से है। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये निकाले, लिफाफे में रखे और मुझे दे दिए। तो मेरी डबल कमाई। 500 रुपये 1000 हो गए। उस समय 1000 रुपये बहुत थे। मैंने पिताजी को दे दिए। बोले नहीं तुम इसको अपने खर्चे के लिए रखो। तो ये पहली कमाई की जो एक वो जो महक है वो मुझे अभी तक महसूस होती है। सर, पंडित रविशंकर जी सहित बड़े बड़े अपने संगीतकार दिग्गजों के साथ परफॉर्मेंस दिए। कोई इस तरह की बातें आपको याद आती है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में या उनकी प्रस्तुति के बारे में, उनके सबक के बारे में? हाँ बिल्कुल। पंडित वो रविशंकर तो जी के बारे में बहुत बड़ी हस्ती थी। उनके साथ बजाना ऐसा नहीं बोल सकते। जी जी जी। उनके डायरेक्शन में उनके साथ अकम्पनीमेंट कर सकने की बात है। वो एक संपूर्ण गुरु थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था। स्वर, लय और राग इनकी जो जानकारी उनके पास थी, तो वो सब शिष्यों को बहुत अच्छी तरह से बताते थे कि देखो ये इस राग में ऐसे होता है, इस राग में ऐसे होता है, उसका स्वरूप समझाते थे। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में क्या होता है कि जो एक कानून बने होते हैं, कुछ जिससे अनुशासन बना होता है, उस अनुशासन का ज्ञान हर कलाकार को होना ही चाहिए, वरना फिर वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। तो वो हमको देते थे और बहुत अच्छा उनके साथ में अनुभव रहा। कितने ही देश की यात्रा भी करी और मैं उनकी सेवा में भी रहता था। बड़ा अच्छा लगता था। साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति भी उनसे होती रहती थी। तो इस तरह से एक अद्भुत व्यक्तित्व के साथ रहने का जो एक मुझे अनुभव हुआ, वो अपने आप में अद्वितीय है। आपने फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है, कुछ फिल्मों के लिए काम किया है। आपको फिल्मों में और बाकी जो हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो किस तरह का फ़र्क महसूस है? आज फिल्मों में भी जो क्लासिकल म्यूजिक को उपयोग करते हैं, फिल्म में भी, तो फिल्मों में जो उपयोग हो रहा है क्लासिकल का, तो आप कितना उससे प्रभावित हैं कि ये अच्छा उपयोग हो रहा है, होना चाहिए? जी जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? फिल्म में म्यूज़िक की जहाँ तक बात है, मुझे ये जो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं ये बुलाते हैं जी। और जैसे कि AR रहमान जी ने बुलाया था, सबसे पहले मुझे लगान पिक्चर का एक गाना था, राधा कैसे न चले, बिल्कुल। उस गाने में मेरा मोहन वीणा वादन इसमें हुआ है। उसके बाद में और भी उनकी मूवीज़ थी, साथिया, थिरोड़ा, इरुवर, और फिर जनगणमन का एक प्रोजेक्ट था उनका, उसमें भी। फिर विशाल भारद्वाज जी हैं, एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं। उन्होंने भी मुझे इश्किया और फिर 1.5 इश्किया, 7 खून माफ़, इन मूवीज़ में मैंने बजाया है। फिर ये बप्पी लहरी जी, आदेश श्रीवास्तव, और अभी एक रिसेंटली सचिन जिगर करके बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, तो उन्होंने एक मूवी बनाई, मूवी में संगीत था, तो उसके लिए मुझे बुलाया था। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा समय दे देते हम, लेकिन जो मुख्य मेरा जो उद्देश्य है ज़िंदगी का, वो है शास्त्रीय संगीत को प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना और उसका युवाओं में प्रचार एवं प्रसार करना। बिल्कुल। सलील साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। कैनेडियन ग्रैमी अवार्ड और ग्लोबल इंडियन की आपको उपाधि मिली है सर, और कैनेडियन अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेशन मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े पुरस्कार एक भारतीय संगीतकार को मिलता है, किस तरह आप उसको लेते हैं? किस तरह एक दूसरे जो युवा संगीतकार हैं उनको ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं? उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सभी जो युवा हैं, जो उभरते हुए हैं, या बहुत ही इनिशियल स्तर पे हैं, या जो मेरे समकक्ष हैं, मेरे समकालीन हैं, या मेरे सीनियर हैं, एक ही मैं बात बोलूँगा कि गुरु कृपा और गुरु आशीर्वाद के बिना ये कुछ भी संभव नहीं होता है। अगर गुरु का आशीर्वाद होगा, जैसे मेरे केस में है, लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि वो उन्होंने 15-15 घंटे वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ बिताए, 14-14 घंटे का उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने अभ्यास किया, उन्होंने किया। मेरे गुरुजी यहाँ समक्ष बैठे हुए हैं आपके सामने, आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने कभी जीवन में 1.5 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी वो ऐसा करके वो 2 घंटा किया होगा, बहुत अधिक मार के, लेकिन नहीं किया। अब उसमें मैं आपको एक बहुत ही एक कड़वा सत्य बताता हूँ।
देखिए संगीत जो है वो एक्चुअली सिखाया बताया नहीं जा सकता, या तो आपके अंदर है और या नहीं है। तो वो गुरु एक पल में, एक क्षण में आंख देख के और हाथ देख के पता कर देता है। तो मुझे देख के तो गुरुजी ने कहा हाँ, बोले थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, तो उन्होंने वो ठोक पीट के उन्होंने ठीक कर दिया मुझे। तो अब ये मेरे से जो बात जो ये चाहते, ये बात जो ये करते, वो एक इशारे में, एक सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, पलक झपकने से पहले मैं वो उस चीज़ को मैं वो कर, जितना भी जो भी मेरे हिसाब से है, तो वो करते करते फिर यहाँ मैच्योरिटी आई। तो ये जो कैनेडियन ग्रैमी जो अवार्ड हुआ, ये भी जब मैंने इसको यहाँ मैंने इस पर मेरे नॉमिनेशन हुआ था, तो ये जूनो अवार्ड के नाम से जाना जाता है, कैनेडियन ग्रैमी द जूनो अवार्ड। ये कनाडा का सबसे बड़ा अवार्ड है, ऑफ कोर्स जैसे ग्रैमी है। तो तब लोगों को पता नहीं था, जिस प्रकार 94 में जब गुरुजी को ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो यहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये एक अवेयर करने वाली भी बात हो गई कि आप इतने बड़े, मेरे दोस्तों ने नहीं इस बात को, मेरे मित्रों ने नहीं इस बात को माना था, बोले तेरे पिताजी को मिल जाता ग्रैमी, ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे। तो मैंने कहा टीवी में रिकॉर्डिंग आ रही है, वो देख लो, रात में उस समय आएगा, ये चंक आएगा पूरा ग्रैमी अवार्ड का, आधे घंटे की उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आती थी। वहाँ से आता था टेप, न्यूयॉर्क से या लॉस एंजलिस से, या जहाँ भी ग्रैमी का फंक्शन होता था या ऑस्कर का फंक्शन होता था, तो दो चीज़ जानते, तो ग्रैमी ऑस्कर। तो बोले माइकल जैक्सन को मिलता है, मैडोना को मिलता है, तेरे पिताजी को कैसे मिल जाएगा? तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने कहा उन लोगों ने दिया है ग्रैमी अवार्ड, मैं हमको तो हम खुद उस बात से हम आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे। तो उन्होंने टीवी में देखा, तो वो आधी रात में मेरे घर आ गए, बोले तेरे पापा को ग्रैमी अवार्ड मिल गया। मैंने कहा मैं इतने दिन से क्या कह रहा हूँ तुमको, वो टेप तुमने अब देखी, 2 दिन बाद देखी। फिर मैंने कहा मैं तुमको वीसीआर में रिकॉर्ड, मुझे पता था उनको अविश्वास है, तो मैंने उनको 6 बार वो टेप दिखाई वीसीआर में टेप करके। मैंने कहा तुमको फिर से देखना? बोले हाँ हाँ। तो मैंने वीसीआर में उनको चला के दिखाया, मैंने कहा देखो ये एक बार देखो। तो ये है कि दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। ये एक कविता एक बहुत बचपन में पढ़ी थी, तो गुरुजी ने उसको यहाँ हमारे देश, हमारे भारतवर्ष और भारतवासियों के लिए उसको उन्होंने सर्च करके दिखाया कि आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे आप इतना यकीन कीजिए, अपने आप का आप क्या आपका कॉन्फिडेंस है वो आप बना के रखिए। आप पंडित जी के साथ आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस दी होंगी, भारत में भी और विश्व भर के देशों में। अनगिनत। ऐसी कोई परफॉर्मेंस आपको याद आती है जो, ऐसे तो सैकड़ों हजारों परफॉर्मेंस दी होगी, जो आपको बहुत रोमांचित करती है, जिसमें पंडित जी ने आपको कुछ बोला हो, कुछ रोका हो, कुछ टोका हो या तारीफ की हो दुनिया और लोगों के सामने? ऐसा कोई क्षण, कोई परफॉर्मेंस ध्यान में आती है? वैसे तो एज अ गुरु, एज अ फादर, वो कभी भी कोई ऐसा अप्रिशिएट इतना नहीं करते हैं, क्योंकि शायद उनका ऐसा सोचना है, वो मैं कोई होता नहीं उसमें कुछ भी बात कहने वाला। आपको कोई अच्छा सबक मिला होगा? हाँ, लेकिन हाँ, जितनी मेरी छोटी सी हैसियत है उनके सामने, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अभी 6 महीने पहले की बात है, हम लोग लंदन में बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट बजा रहे थे। वो बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, वो बारबिकन सेंटर है, वो बहुत बड़े थिएटर, वो उसमें उसकी गिनती होती है, जैसे रॉयल एल्बर्ट हॉल है, बारबिकन सेंटर है, तो वो हज़ारों की, 10,000 की उसकी टिकट होती है, एक टिकट। तो हमारी बहुत बड़ा हमारा एंसेम्बल बैठा था, डेजर्ट स्लाइड जो गुरुजी ने बनाया है राजस्थानी मांगेलियन म्यूजिशियंस के साथ लेके, तो उसमें मैं भी बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने एक बोला कि एक तुम बजाओ, पता नहीं क्या है उनको, जो भी है, एक धुन तुम पूरी कैरी ऑन, एज तुम लीड करो, ठीक है, मैं नहीं बजाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने 2 मिनट के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, 3 मिनट के लिए। तो उससे मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरह जब मैं ऐसे डरे से, मैं एक बार जरा हल्का सा जरा ऐसे करके नज़र करके देखूं भाई क्या उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं क्या हैं, उसके हिसाब से मैं अपना बजाना कम करूं, बंद करूं, रोकूं, बढ़ाऊं, क्या करूं। वो मुंह से बोल के नहीं, वो आंखों से बता देते हैं। अगर ऐसे ही करके घूरेंगे तो मुझे समझ में आ गया कि यार कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया। अगर वो उनकी आंखें ठीक रहती हैं या वो ध्यान मग्न रहते हैं, इसका मतलब उनको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो मेरे लिए ये अप्रिसिएशन, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब पंडित जी, पूरी दुनिया में भारत का जो संगीत है, खासकर शास्त्रीय संगीत है, उसकी बहुत मान्यता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। आप लगभग 60-70 वर्षों से पूरी दुनिया में भारत के संगीत को आप बता रहे हैं, लोगों को समृद्ध कर रहे हैं। भारत के संगीत को पूरी दुनिया किस तरह देखती है, क्या सीखती है, कितनी अप्रिशिएट करती है? आप तो इतना लंबा अनुभव है आपका, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो इज्जत मैंने बाहर देखी, उसको देख के बहुत हर्ष होता है, मुझे गर्व होता है, क्योंकि ये संगीत अपील करता है उन लोगों को। अपील इन द सेंस कि एक इसमें शांति है, बहुत ज़्यादा
एक्साइटमेंट और उस तरह का जो संगीत जो अमेरिका में चल रहा था, तो उसके चलते हुए बीच में एक ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की वहाँ एंट्री हुई। मेरे गुरुजी पंडित रविशंकर जी ने जब शुरू किया वहाँ पर, तो लोगों को एक नई चीज़ दिखी और फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि ये जो संगीत है ये मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड बॉडी एंड सोल। आपकी तमाम जो कुंठा हैं और टेंशन्स हैं वो सब दूर कर देता है ये संगीत की ये शक्ति है। आत्मा को छूता है और आपको भगवान से मिलाता है। तो ये एस्पेक्ट पूरी दुनिया के देशों में इसको देखा जाता है कि ये संगीत बड़ा पवित्र संगीत है और इस तरह से तो इसकी बहुत इज्जत होती है। अभी जो हिंदुस्तान में जो नई पीढ़ी है, बिल्कुल नई पीढ़ी, वो भी मैं देखता हूँ कि लोग क्लासिकल सीख रहे हैं और बहुत काफ़ी, भले ही अपन नेगेटिव बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन बहुत डेडिकेशन से बहुत लोग सीख रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए आप किस तरह देखते हैं उन लोगों की, उनके रियाज को, उनका अभ्यास को, उनके धैर्य को किस तरह आप महसूस करते हैं? नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत दिमाग बहुत तेज़ है, बहुत डेवलप है और उनके पास में एक्सपोज़र भी है। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, सब तरह की चीज़ें, यूट्यूब है उनके पास में, तो बड़े बड़े लोग उस्तादों का उनको गाना बजाना बड़े इजीली अवेलेबल होता है। हमारे समय में ऐसा नहीं था, बड़ा तड़पना पड़ता था जब जाके कहीं सुनाई देता था आकाशवाणी के द्वारा। लेकिन अब के जो पीढ़ी आई है, मैं उसको बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ और बहुत फैसिलिटी उनके पास में बहुत है, इसलिए बहुत अच्छा है। सलील साहब, आपके पास आऊँगा मैं, अंतिम दौर है अपने पॉडकास्ट का। पंडित जी के जो सिखाए हुए सबक हैं उनको आप किस तरह अपने जीवन में याद रखना चाहेंगे? किस तरह की चीज़ें आपको पंडित जी ने सिखाई जिनके माध्यम से आप पूरी दुनिया में आप परफॉर्म कर रहे हैं? तो कौन सी चीज़ें हैं जो अब हमेशा उनको स्मरण रखता है, परफॉर्मेंस के दौरान आपको हमेशा याद रहती हैं? पंडित जी ने, गुरुजी ने जो एक ऐसा अद्भुत अनूठा मुझे वाक्य बोला था कि बोले, मैं राग सिखा रहा हूँ, इसको बजाना नहीं, इस राग को जीना है तुमको। तुम नेपथ्य में जाओ, राग को जीवित करो, खुद मर मिटो लेकिन राग जीवित होके, राग सामने प्रत्यक्ष तुम्हारी जो श्रोता बिरादरी है उसके सामने वो राग को प्रकट करो। तो उसके लिए स्वयं तुमको आहुति देनी पड़ेगी। तो मैं उस समय तो समझा ही नहीं, इसका अर्थ ही नहीं समझा। मैं छोटा था उस समय, क्या समझूंगा मैं? स्कूल कॉलेज के बच्चे को आप क्या, लड़के को क्या आप बताओगे? लेकिन ये एक वाक्य उन्होंने बोलते, ये मेरे दिमाग में हमेशा पूरा घूमता रहा कि ये है कि राग बन जाओ, खुद राग बन जाओ, कि तुम बजा रहे हो ये नहीं दिखे, कौन सा वाद्य है वो नहीं दिखे, पर राग ऐसा वो प्रकट हो, सामने साक्षात खड़ा हो जाए कि हाँ मैं ये हूँ, मैं गावती हूँ, मैं मारू बिहाग हूँ, मैं विश्व कौंस हूँ, मैं विश्व रंजनी हूँ। कई सारे राग गुरुजी के बनाए हुए, मेरे नाम दिए हुए हैं ये सारे। विश्व कौंस मैंने नाम दिया, विश्व रंजनी मैंने नाम दिया, मृगनयनी गुरुजी ने नाम दिया है, वो राग उन्होंने बनाया है। चारू नट गुरुजी ने कई हमको स्केल्स, कई राग, कई कॉम्बिनेशन स्वरों के ऐसे दिए हैं कि उन्होंने सदियों तक याद किया जाएगा उनके नाम से। एक सर सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन चूँकि आवश्यक भी है। पंडित जी को पूरी दुनिया में इतना नाम सम्मान और ये सब चीज़ें, लेकिन कई बार मैं पढ़ने को मिलता है अखबार में, मीडिया की, जो सम्मान राजस्थान में पंडित जी को मिलना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पंडित जी से नहीं पूछ रहे सवाल को। आपको क्या महसूस होता है इसको लेकर? मैं थोड़ी सी और हम लोगों को अपेक्षाएं हैं, थोड़ी सी और हमको आशाएं हैं, थोड़ी सी और हम उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, अपेक्षा है कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाए। एक लेजेंड है जो हमारे देश के लिए, ये कोई एक शहर का या कोई एक राज्य का इशू नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की तरह है। इनको बाहर के जो पत्र पत्रिका जितने हैं, उन्होंने इनको एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की तरह इनको प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धरोहर हैं ये। तो राजस्थान गवर्नमेंट, सिर्फ मेरा एक इतना सा रिक्वेस्ट, कोई हमारा वो नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, वो तो हो सकता है ना। ये ना तो कोई वो है, ग्रज है, ना कोई कंप्लेन, ना कोई शिकायत है, ना कोई वो है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जब एक ऐसी विभूति
संगीत की अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 75 वर्ष के हो रहे हैं वो लेजेंड। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार को आगे आके जिस कलाकार ने, जिस व्यक्ति ने इस पूरा राजस्थान की मिट्टी की महक, राजस्थान की मिट्टी की महक, राजस्थान के म्यूजिशियंस को लेके पूरे विश्व में जिन्होंने चहुँ दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश कीर्ति उसकी फैला दी, एक सूर्य के भांति, एक भास्कर, एक भानु के भांति, तो उनका यथाचित सम्मान मैं तो कहूँगा राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इनको पदवी मिली है पद्म भूषण की, वो उस समय 30 बरस पहले की एक्सपेक्ट लोगों ने करी थी। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन ये एक अपेक्षा होती है गवर्नमेंट से। पंडित जी, आपसे 2 आखिरी सवाल है, फिर इसका कर पाएंगे। एक तो सलील जी के बारे में आपको लगता है कि आपकी जो विरासत को संभाली है इन्होंने, इससे आप कितना संतुष्ट है? और दूसरा सवाल, नई पीढ़ी के जो संगीतकार हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सलील को शुरू से माहौल मिल गया, इसको सब तैयार माल मिल गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सामने था कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि फिर भी इसने विरासत को अपनाया, इस संगीत को लिया। मैं जब कोई भी युवा को देखता हूँ जो शास्त्रीय संगीत को अपनाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब सवाल आपने जो पूछा कि आज की युवा पीढ़ी को आप किस नज़र से देखते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये कला और ये संस्कृति और हमारे देश की जो भी धरोहर है वो आपके हाथ में है। युवा वर्ग इसको संभालें, इसको संजोएं, इसको सहेजें और इसकी महत्ता को समझें। हमारी कोई भी संस्कृति मैं बुरी नहीं मानता, मतलब उसकी बुराई नहीं करता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर बुरा है, उसको मत फॉलो कीजिए। सब कल्चर अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी जो कल्चर है, हमारे पहनावे हैं, अब हम कुर्ता पहने हैं, हम धोती पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, इसमें भी एक वो होती है कि हमारे जलवायु के हिसाब से बनाया हुआ है। अभी हम गर्मी के इस सीज़न में अगर जीन्स पहनेंगे तो पसीने आएंगे हमारे। तो कहने का मतलब उसी तरह से हमारी जो संस्कृति है, कला है, हमारा संगीत है, वो हमारे हिसाब से बनाया गया, तो उसको ज़रूर अपनाएं और उसको संजो के रखें और उसको संभाल के रखें। ये मेरी उनसे इल्तिजा है। जी, क्या बात है सर। अच्छा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि इतनी खूबसूरत ढंग से आपने अपनी संगीत की यात्रा को हमारे दर्शकों के सामने रखा। तो ये थे डॉक्टर पंडित विश्वमोहन भट्ट और सलील भट्ट साहब, जो हमसे बात कर रहे थे संगीत यात्रा के बारे में। तो आगे के कार्यक्रम के लिए देखते रहिए DD राजस्थान।